हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोज़ मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। ये हमारा अध्याय चौथा है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आदिवासी दिगु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों में पढ़ना है कि किस प्रकार हमारे देश में आदिवासी समुदाय आंदोलन में भाग लेते हैं और किस प्रकार मतलब उनके लिए एक स्वर्ण युग की कल्पना की जाती है। किसके द्वारा? तो हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा, है ना। तो उन्होंने सोचा किस प्रकार अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाएं और उनको हम फिर अपने देश में एक स्वर्णिम युग का निर्माण कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर की जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देते हैं। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उसको दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तो दोस्तों, जो बिरसा मुंडा थे, जो एक बहुत महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। ठीक है, तो उनको मतलब लोगों ने इस नज़र से देखा कि लोग समझते थे कि उनमें ईश्वरीय चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वो लोगों की बीमारियों को दूर कर देते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर कर देते हैं और जो अनाज की छोटे से ढेर हैं उनको बढ़ा देते हैं। यानी कि कम अनाज है उसको बढ़ा के अधिक अनाज में परिवर्तित कर देते हैं ताकि लोगों की अधिक से अधिक खाद्य पूर्ति हो सके ना। और उन्होंने खुद भी ये ऐलान किया था कि ईश्वर ने उन्हें ये शक्तियाँ दी हैं। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानने लगे। बिरसा मुंडा को लोग बाग भगवान मानने लगे, है ना। क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर किसी छोटी मोटी चमत्कारी घटनाएं घट जाती हैं किसी की क्षेत्र में, तो जिस इंसान ने ऐसा किया है तो उसको लोग अक्सर ईश्वरीय रूप मानने लगते हैं ना। तो ये होता है। आगे देखिए, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आए हैं, है ना। आगे देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर के पठार में रहता है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, पठार नहीं कह सकते हैं, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और ओरांग भी शामिल थे दोस्तों। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थी। ये लोग किससे परेशान थे दोस्तों? ये आदिवासी समुदाय। तो उनके क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा हो रहे वनों की कटाई है और उत्खनन कार्य है और जोर जबरदस्ती फसल अपनी मर्जी से जो अंग्रेज पैदा करवा रहे थे आदिवासी लोगों से। ठीक है, वो और भी अंग्रेजों द्वारा अन्य प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे उनके क्षेत्रों में, जंगलों में, तो उनसे वो लोग परेशान थे। कौन? तो यही आदिवासी लोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। जो उनकी जीवन पद्धति थी, जो उनके रहने के तौर तरीके थे, जो माहौल में वो रह रहे थे, वहाँ परिवर्तन होने लगे और उसकी वजह से उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, आजीविका खतरे में थी और धर्म में छिन्न भिन्न हो रहा था। आजीविका यानी कि उनकी रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पा रही थी। किसकी वजह से? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से। क्योंकि अंग्रेज उनके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा मतलब तैयार रहती थी। यानी कि वो चाहते थे कि इन लोगों को किसी तरह से मार भगा कर यहाँ से खदेड़ दिया जाए, तो उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। वहाँ पर काफ़ी खनिज संपदा है, काफ़ी वनों की जो प्राकृतिक संपदा है वो मिल रही है उन्हें। ठीक है, और भी उन्हें मतलब उनसी समस्याएं थी। ठीक है, आप भी सोच सकते हैं क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये और धर्म को उन्होंने मतलब जो उनके मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है धर्म को लेकर, वो लोग काफ़ी सतर्क रहते हैं, या यूँ कहें कि उनको धर्म
को लेकर काफ़ी आस्थावान रहते हैं ना, तो उनका धर्म भी खतरे में था, है ना। तो ये हुआ। आगे तो कह रहे हैं बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे या चाहता था, एक ही बात है। थोड़ा इज्जत से नाम लेना थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिन्हें दीकू कहा जाता था, यानी दीकू यानी लोगों, दीकू शब्द एक किसी आदिवासी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि बाहर से आए हुए लोग, ठीक है। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया, जो अंग्रेजों ने उन इलाकों को के लोगों को कैसे गुलाम बनाया, तो इसके बारे में कह रहे हैं। अंग्रेजों की राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, जो अंग्रेज थे उनके शासनकाल में, उनके राज में जो आदिवासी समुदाय था, आदिवासी लोग थे दोस्तों, उनके साथ क्या हो रहा था उसके बारे में देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्मों ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो आदिवासियों के रीति रिवाज थे, जो नियम थे, वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों से बहुत अलग थे। यानी कि ब्राह्मणों ने जो अपने नियम बनाए थे समाज में, उनसे आदिवासियों के नियम कायदा कानून बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, माते खा रहे थे। कुछ नियम हो सकते हैं जो मतलब एक जैसे हों, बाकी सब अलग थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय थे वहाँ पर वो भेद नहीं थे जो मतलब अन्य समाजों में थे, है ना। जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम कायदा कानून जहाँ लागू हो रहे हैं, उन समाजों में ये नियम थे, वो नियम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, हैं। आदिवासी समुदाय एक कबीले के रूप में बंधे होते थे, यानी कि एक परिवार के रूप में रहते थे। जबकि अन्य समाजों में जहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा बनाए नियम लागू हैं या और चल रहे हैं, तो वहाँ पर लोग क्या एक परिवार में रहते थे? बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ जातियों में विभाजित थे, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक फर्क था, यानी कि आर्थिक रूप से वो अलग थे, धनी थे, गरीब थे दोस्तों, है ना। और सामाजिक रूप से थोड़े उनका ओहदा ऊंचा था दोस्तों, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में उच्च पद रखते थे, धारण करते थे, है ना। उच्च ओहदा था उनका, और कुछ लोग समाज में निम्न वर्ग का भी ओहदा रखता था, ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्न वर्ग के भी थे, ठीक है। तो यहाँ कुछ चित्र दिखाया जा रहा है, ये देखिए आदिवासी हैं। अब देखिए इसको देखते हैं। चित्र एक, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं दोस्तों। डोंगरिया कंद कबीला है दोस्तों, ये महिलाएं कहाँ से निकल रही हैं, तो ये नदी को पार कर रही हैं। और देखिए किस प्रकार की रहती हैं, है ना, किस प्रकार अधिक वस्त्र नहीं पहनती, किस प्रकार मतलब नेचुरल वातावरण में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। तो ये आगे देखिए, कह रही है कि जाति समूह किस तरह जीते थे, जो जनजाति समूह किस तरह जीते थे, यानी किस तरह से उनका रहना होता था। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी कि वो अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। झूम खेती होती है दोस्तों, जैसे कि किसी समुदाय ने किसी एक स्थान पर खेती की, ठीक है दोस्तों, और अगले मौसम में, अगले सीजन पे उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और रह रहे हैं, मतलब वहीं रह रहे हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह पर जाकर और दूसरी जगह पर खेती करनी थी शुरू कर दी। फिर अगले मौसम में, अगले सीजन में उन्होंने क्या किया, तीसरी जगह पर खेती करना शुरू कर दिया, यानी कि वो खेती एक ही स्थान पर हर साल नहीं करते थे, ठीक है। तो ये होती है झूम खेती, स्थान बदल कर खेती करना, ठीक है। आगे, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटी छोटी भूखंडों पर की जाती थी, कि यही बोल रहे हैं लोग। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। इसके बाद भी घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। इस राख में पोटास होती है जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं
जो वनों में जो जंगल होते हैं, घने जंगल, वहाँ पे ज़मीन तक सूर्य की किरणें नहीं आती, सूर्य की रोशनी नहीं आती, तो फसल को पर्याप्त ऊर्जा और जो सूर्य की किरणें हैं जो ज़रूरी है फसलों के लिए, वो नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए वो क्या करते थे कि पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, ताकि जो डंडल रह जाएँ, जो शाखाएँ रह जाएँ बिल्कुल, और फिर उनकी जो ज़मीन पर जहाँ पर वो खेती करना चाहते हैं वहाँ पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी आ सके, ठीक है, जिसकी वजह से फसल अच्छी से अच्छी पैदा हो सके, ठीक है। तो ये करते थे। और जो नीचे ज़मीन जो रहता था उनका, जो खरपतवार कह सकते हैं, या जो पेड़ पौधे रहते थे, या पेड़ों के काटे हुए जो बच जाते थे, ऊपर का हिस्सा जो काट देते ना, तो वो नीचे ही गिरेगा ना, तो वो बच के उसमें आग लगा देते थे, ठीक है। आग लगा के उसको जलाकर राख जो बचती थी उसको जगह जगह पर छिड़क देते थे, यानी खाद के रूप में उसका उपयोग कर लिया जाता था, ठीक है, आदिवासी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है। तो फिर क्या करते थे वो, उसमें क्या है दोस्तों बताते हैं, जो राख होती थी उसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती थी, ठीक है। और पोटास देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, खाद के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो फिर वो ऐसा करते थे, और जिससे उनकी फसल अच्छी पैदा होती थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उसे बस खेत में बिखेर देते थे। जो दोस्तों वो क्या करते थे, उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो क्या करते थे कि वही मतलब ज़मीनों को खोदा उन्होंने, उनके पास थोड़े मतलब वैसे नॉर्मल हथियार होते होंगे, जैसे कि कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, कुदाल जो खोदने के लिए होता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पेड़ों को काट लेते थे, है ना। और जो कुल्हाड़ी जैसी उपकरण होते होंगे, तो उससे ज़मीन खोद देते थे, और वो ज़मीन क्या करते थे कि खेत में मतलब बीज जोतना और रोपना, ये सब उन्हें मतलब नहीं कर आता था, या आता भी होगा तो उनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे, ठीक है। इस वजह से तो वो गड्ढा कर करके उनमें बीज बो देते थे, ठीक है। छोटा गड्ढा किया, वहाँ बीज बो दिए, फिर छोटा गड्ढा किया, वहाँ बीज बो दिए, है ना, ऐसा करते थे, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है, ऐसा इसमें लिखा है, ठीक है। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, दूसरी जगह पर जाने लगते थे, ठीक है, या जाते थे, ठीक है। तो जगह बदल बदल कर खेती करना, यही इसी को कहते हैं, ठीक है। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, यानी कि एक बार उन्होंने जिस जगह पर खेती कर ली, तो कई साल बाद मतलब हो सकता है कि उस जगह पर खेती की जाए, वरना नहीं की जाती थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त जगह थी, रहने के लिए भी पर्याप्त जंगल थी, पर्याप्त मतलब क्षेत्र था, ठीक है। तो ऐसा, आगे देखिए, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे, है ना। कहाँ रहते थे जो घुमंतु किसान थे दोस्तों, घुमंतु आदिवासी किसान, एक ही बात है। ये कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगलों में, ठीक है। पूर्वोत्तर आप कहाँ मानते हैं दोस्तों, ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है ना, जिसे हम सेवन सिस्टर्स स्टेट कहती हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, आसाम, है ना। इन क्षेत्रों में ये 7 स्टेट है दोस्तों। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से सात स्टेट हैं, ठीक है। इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएं प्लीज़। और यहाँ पर रहते थे, ठीक है, घुमंतु जो किसान और या आदिवासी कह सकते हैं, ठीक है। और कहाँ रहते थे, तो भारत के मध्य भाग में, ठीक है, मध्य भाग में पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है। झारखंड भी आप शामिल कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, जंगली पट्टियों में रहते थे, ठीक है, जंगली पट्टी, यानी कि इन क्षेत्रों में भी जंगली जो क्षेत्र थे वहाँ पर, ठीक है। इन आदिवासी समुदायों की जंगली जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। तो कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी लोग थे, इनका जीवन एक बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि उन्हें कोई ना रोक सकता था, ना कोई टोक सकता था, ना कोई उन्हें मतलब किसी भी प्रकार के उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं था, आप समझ सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, वो अपनी प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से खुशी खुशी रह रहे थे, ठीक है। और उन्हें मतलब पूरी तरह से सभी जो जंगल में जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि
ज़मीन, हाँ, वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती करते थे, यानी कि वो लोग इसी प्रकार घुमंतू खेती करते थे, ठीक है। कह रहे हैं कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है, उसके बाद हमें इधर नीचे देखना है। परती, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल, है ना। तो परती किसको कहते थे कि वही जमीन, जैसे कि एक बार खेती कर ली और उसको छोड़ दिया, उसको परती कहते थे, ठीक है। साल एक पेड़ होता है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और भी झारखंड है, और ये उड़ीसा है, और मध्य, और भी मतलब हमारे साउथ में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है, जो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो महुआ दोस्तों, महुआ की शराब बनाई जाती है, और जंगलों में काफ़ी आदिवासियों के द्वारा काफ़ी पसंद भी की जाती है, ठीक है। आजकल तो हर लोग मतलब जो भी महुआ मतलब जानते हैं, जो भी महुआ उपलब्ध, जिनके पास भी महुआ उपलब्ध है, वो शराब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, डोंगरिया कंद कबीले, जो कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तल बनाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये आदिवासी महिलाएं, ये देखिए, ये अ, पंडानू की पत्ती है। पंडानू दोस्तों कोई पेड़ होता होगा, उसकी पत्तियां ये इकट्ठी कर रही हैं, और इनसे फिर ये पत्तलें बनाएंगी। पत्तलों से क्या होता है, ये मतलब शहरों में बेचेंगी, या फिर अपने उपयोग में रखेंगी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कुत्ता दोस्तों, ये उसके साथ है, ठीक है। कुत्ता तो इंसान का सबसे पहला मतलब पालतू पशु ही है, आपको पता ही होगा आपने, ठीक है। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ शिकारी और संग्राहक। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करती थी। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे समूह भी थे दोस्तों, आदिवासी समूह थे, जहाँ पर लोग क्या करते थे, तो शिकार करते थे। शिकार क्यों? क्योंकि भाई उन पर उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं होंगी, या फिर वो शाकाहारी होंगी, सॉरी मांसाहारी होंगी। आगे कह रहे हैं कि ठीक है, उत्पादनों, बहुत सारे इलाके में आदिवासी बहुत समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन्य उत्पादनों को इकट्ठा करके काम चला देते, यानी कि वही जंगलों से ही अपना पेट पालते थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। जो आदिवासी समूह थे, जंगलों को क्या मानते थे, अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। यानी कि दोस्तों आप सब जानते हैं, जो इंसान जहाँ पर रहता है, ठीक है, तो उसके लिए वही वही परिवेश, वही मतलब माहौल, इलाका उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसी क्षेत्र से सब कुछ प्राप्त हो रहा है ना। उसको उस क्षेत्र से लगाव है, उसको उस क्षेत्र से उस कह सकते हैं कि उसका उस क्षेत्र में मतलब जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में वो पले बड़े हैं, तो उस अपनी वो प्राकृतिक वातावरण को कैसे भूल सकते हैं ना। तो ये होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि वे हाँ, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, और जो हाथ लगता था उसे आवास में बांट लेते थे, सॉरी आपस उसे आपस में बांट लेते थे, ठीक है। क्यों 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 बांटेंगे आपस में, कि भाई सबने मिलकर शिकार किया है, तो उनका उस शिकार पर सभी का अधिकार होगा ना। तो ये सब करते थे, ठीक है। काफ़ी ईमानदार होते थे, कहने का तात्पर्य ये। और काफ़ी मिलनसार होंगी आपस में, और काफ़ी कुदरत के मतलब करीब, ठीक है। और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि वो उन्हें अपने जंगलों से प्यार था, ठीक है। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। क्या? तो जंगलों से जो फल मिलते थे, फल तो दोस्तों जंगलों में ही अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण होता है, और प्राकृतिक वातावरण में जो भी फल फूल पैदा होते हैं, तो वो मतलब वो उपयोग करते थे, ठीक है। आगे देखिए, खाना पकाने के लिए भी साल और महुए के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। देखिए दोस्तों, खाना तेल का भी वो उपयोग करना जानते थे, क्योंकि भाई काफ़ी मतलब विकसित हो चुकी थी, लेकिन यही है कि उन्हें अन्य प्रकार की, जैसे आज सरसों का तेल होता है, और सोयाबीन का तेल होता है, और क्या किस किस का तेल होता है, आप बताइए दोस्तों। आप भी सोच सकते हैं, खैर खैर वो नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का तेल उनके पास उपलब्ध नहीं था, होता भी होगा तो उनको ये जो इसमें बता रहे हैं साल और महुआ, इसका तेल काफ़ी अच्छा लगता होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका तेल यूज करते थे।
इलाज के लिए भी बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, यानी उन्हें जंगली जड़ी बूटियों का तो उपयोग करना आता ही होगा, क्योंकि जंगल में रह रहे हैं तो जंगल की इन चीज़ों से तो वो अच्छे से परिचित होंगे ही, है ना। आगे कह रहे हैं और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। देखिए दोस्तों, मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो बाज़ारों से परिचित हो गए थे, ठीक है। और बाज़ारों में वो अपना जंगल से जो भी सामान पैदा हो रहा है, जो भी उनकी उपयोग करने के बाद जो चीज़ें बचती होंगी, तो उन चीज़ों को बाज़ारों में बेचा करते थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी कि कह रहे हैं जो स्थानीय बाज़ारों में जो क्या कह रहे हैं कि जो स्थानीय कपड़ा बुनकर, बाज़ारों में स्थानीय कपड़ा बुनकर और चमड़ा कारीगरों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, या मतलब चमड़े की या जो रंगाई के लिए कपड़े की, मतलब रंग की, और ठीक है, और भी जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या करते थे वे, तो खोंड समुदाय होता था, उससे कहती थी भाई अपने जंगलों से ये चीज़ों को लेकर आना, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको उसके बदले हम पैसा या मोहरें या कुछ और भी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो मतलब वस्तु विनिमय भी होता था, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है, ये भी होता था। और मुद्रा प्रणाली भी वहाँ पर शायद सक्रिय थी, मतलब ये भी तकनीकें वहाँ पर लागू कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो पैसा का लेन देन भी करना जानते थे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बस इस प्रकार से होता था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलता था। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चलता था। जैसे देखिए मैंने बोला ना, वस्तु विनिमय यानी कि चीज़ों की अदला बदली से भी काम चलाते थे दोस्तों। और क्या करते थे कि कभी कभी उन्हें पैसा भी उपलब्ध हो जाता था, क्योंकि भाई पैसा इसलिए, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ है उन्हें वहाँ पर नहीं मिल रही, जिस मार्केट में वो, स्थानीय बाज़ारों में वो अपनी मतलब कोई चीज़ को बेचने गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ से नहीं, आप यहाँ से नहीं मिल रही है, तो मैं मतलब पास के किसी दूसरी मार्केट बाज़ार से या स्थानीय बाज़ार से लेकर आऊँगा, ठीक है, उसके लिए हमें न कैश पैसा दे दो, ठीक है। तो ये ऐसा भी होता होगा। आगे देखिए होता होगा, यानी कि प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी ज़रूरतें एक ही मार्केट से पूरी हो जाएंगी, उन ये शायद संभव भी नहीं है ना। तो ये सब आगे कह रहे हैं कि न, कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। वही है कि मुट्ठी भर आमदनी, यानी कि कभी कभी उन्हें कैश रुपए भी, मतलब नकदी की भी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, यानी कि नगद रुपए की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो नगद रुपए ले लेते होंगे स्थानीय मार्केट में, जो बाज़ारों में लोग होते थे, व्यापारी वगैरह जो भी है ना, ठीक है। आगे कह रहे हैं उनमें से कई लोग आस पास के गाँव में नौकरी भी करते थे। बिल्कुल दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्हें नौकरी करना भी आ गया था, क्योंकि दोस्तों ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे सब प्रक्रियाएं हुई थी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही, ठीक है, क्योंकि अचानक होता तो ये बात अलग हो जाती, ठीक है। बात अलग इस ऐसी कि भाई अचानक है तो आदिवासी समुदाय मतलब शहरों में आकर बस नहीं गए होंगे, अचानक तो मतलब नौकरियां करने नहीं लगी होंगी, उनके साथ धीरे धीरे स्थानीय बाज़ारों के लोगों ने, स्थानीय सरकारों ने, स्थानीय लोगों ने संबंध बनाए होंगे। और संबंध बनाने का तात्पर्य ये है कि भाई उनको उनकी बोलचाल है, उनकी भाषा लिपियाँ हैं, और उनकी संस्कृति है, और उनके जो प्राकृतिक आवास है उसके साथ मतलब जो भी कुछ बर्ताव है, तो ये सब हुआ होगा, ठीक है। यानी कि वो धीरे धीरे आधुनिकीकरण, यानी कि कह सकते हैं थोड़ी बहुत मतलब आधुनिक समझ में, या यूँ कह सकते हैं आधुनिक समझ को समझने लगी, यानी कि आधुनिकता में आ गए थे, ठीक है। आप और भी कुछ सोच सकते हैं क्या क्या हुआ होगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नौकरी करते थे, कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, खेतों में मजदूरी करते थे, है ना। जब वन उत्पादन कम पड़ जाता था तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उसमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगार औरों के लिए काम करने से कतराते थे। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये जो नौकरी भी करते थे, कुछ लोग मजदूरी करते थे, कुछ लोग सड़क निर्माण में काम करते थे, कुछ लोग क्या करते थे कि हाँ आदिवासी समुदाय के लिए ज़्यादा हाँ, यहाँ पर हो गया था, मजदूरी भी करते थे। कुछ वन उत्पादनों पर भी निर्भर रहते थे, ठीक है।
आगे कह रहे हैं कि जब वन उत्पादन यानी कि वनों से प्राप्त सामग्री कम पड़ जाती थी तो वो आदिवासी फिर मजदूरी के लिए इधर उधर जाना पड़ता था उन्हें। क्यों भाई, ये वनों में जो मौसम है, कभी कभी पतझड़ जैसा मौसम आ जाता है तो कोई चीज़ें उपलब्ध होती भी नहीं है ना वनों से। तो वो क्या करते थे, फिर मजदूरी के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। अ, जो वक्त उनके पास है ना, फिर अगले वक्त का मतलब अगले सीजन का या मौसम का इंतजार करते होंगे, ठीक है। तो ये आगे कह रहे हैं कि लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। यानी कि वो बैगा जनजाति थी, वो सोचती थी भाई हम अपने लिए मतलब उन औरों के लिए क्यों काम करें, या हमें मतलब थोड़ा डर भी लगता होगा उन्हें शायद, है ना। या वो अपनी प्राकृतिक वातावरण से कहीं बाहर जाने के लिए मतलब उन्हें मतलब ऐसा लगता होगा कि भाई दिक्कतें हो जाएंगी, पता नहीं क्या, है ना। यानी कि बाहरी वातावरण में जाने से डरते होंगे, ऐसा कह सकती हैं आप, ठीक है। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगलों की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं। मजदूरी करना बैगा के लिए अपना अपमान की बात थी दोस्तों। तो हाँ, ये बात है कि भाई वो अपना एक जंगल का परिवेश छोड़कर जाना अपमान समझते थे, ठीक है। यहाँ ये क्या कहा जा रहा है। और मजदूरी करना भी उनके लिए अपमानजनक बात है, कि वो ये समझते थे कि भाई हम जंगलों पर ही जंगलों की संतान है और जंगलों पर ही निर्भर हैं, हमें जंगलों से ही जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हम उसी पर उसी को मतलब उपयोग करेंगे, उसी के सहारे जिएंगे, ठीक है। तो ये आगे देखिए ये थोड़ा भारत का नक्शा, इसको देख ही लेते हैं क्या है। तो ये देखिए भारत का नक्शा, ये गद्दी वन गुज्जर है। ये गुज्जर जनजाति दोस्तों कहाँ पर है, तो ये देखिए इन क्षेत्रों में, ठीक है। ये उत्तरी भारत में, ठीक है। ये भोड़िया कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। और शहरी जनजाति दोस्तों राजस्थान में है, भील भी राजस्थान में है। बान गुज्जर राठवा ये गुजरात में है दोस्तों। बैराज बंजारा गौंड ये मध्य प्रदेश में है। बंजारा दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कोया बंजारा गोड़ ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है भाई बताइए। महाराष्ट्र के अलावा ये कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक है और ये इधर उड़ीसा का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक इधर है, ठीक है। ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अभी दो भागों में विभाजित हो गया है दोस्तों, इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। माला इरूरल कैसा नाम है, इरूलर, ठीक है। ये जनजाति कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ठीक है। ये पाराजा बोंडा कंडा कड़ा का क्या कह सकते हैं इसको, कोया सहोरा खोड़ ये दोस्तों ये जनजाति कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ये उड़ीसा है ये, ठीक है। और संथाल मुंडा ओरांग और ये संथाल, ठीक है। ये तो ये झारखंड का क्षेत्र है ये दोस्तों, ठीक है। और ये संथाल कहाँ पर है, ये बंगाल में भी है संथाल। ये हजंग हजंग ये बंगाल में है। ये तो खासी खासी ये देखिए असम में भी ये खासी हुई है। इधर कौन सा क्षेत्र है, ये मिजोरम है क्या है, नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सिक्किम है, सिक्किम नहीं ये मणिपुर है, कोई कौन सा ये मणिपुर है, सिरियांग है ये, ठीक है। मतलब ये सेवन सिस्टर्स में जो भी हैं मैंने ये आपको बोला है सेवन सिस्टर्स में कौन कौन सी स्टेट आती हैं, तो आप आते हैं उनके बारे में बताने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं दोस्तों, ठीक है। कहने का तात्पर्य इससे कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार देख लें अच्छे से कि कौन सी जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। भारत में कुल आदिवासी समुदाय के अलग ही कुछ आदिवासी समुदाय के अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जाबरा है, ये देखिए अंडमान निकोबार की जनजाति है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, हाँ, जो चीज़ें आस पास पैदा नहीं होती उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी दोस्तों। जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत की तो आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिलती होंगी, ठीक है। तो उनके फिर वो क्या करते होंगे भाई, खरीद कर लाते होंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई जूते ही मान लीजिए, जैसे जूते हैं, जूते भी जंगलों में पहनने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। जूते चप्पल हैं और कपड़े हैं दोस्तों। कुछ कपड़े भाई अब वो स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, किसी अच्छी किस्म के कपड़े हैं, कोई मतलब अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, जो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें नहीं उपलब्ध होती होंगी। वैसे ये कहना एकदम परफेक्ट भी नहीं होगा कि क्या क्या नहीं मिलता होगा, ठीक है। इसलिए आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। जो नहीं मिलती होंगी वो अन्य क्षेत्रों से खरीदते होंगे, ठीक है। आगे देखिए
इसी वजह से वे कभी कभी व्यापार और महाजनों पर आश्रित हो जाती थी। महाजन दोस्तों किसको कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो होते हैं दुकानदार कह सकते हैं जिनको, या बड़ी बड़ी व्यापारी, ठीक है, उन पर निर्भर रहते थे, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। दोस्तों जो व्यापारी थे आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में जाते थे वही सामान लेकर, और उन 10 रुपये की चीज़ उन्हें 20 रुपये में देते थे। तो भाई उनसे अच्छा मुनाफा कमाते थे। क्यों? कि भाई उन्हें अपने क्षेत्रों से छोड़कर कहाँ जाएंगे, वो इधर उधर भटकेंगे, है ना। और आदिवासी खुद उनके आदिवासी आदिवासियों के क्षेत्रों में वो खुद आते थे और बेचते थे। यानी कि भाई वही है कि भाई कह सकते हैं कि व्यापारी जब किसी क्षेत्र में जाएगा बेचने तो उसकी रेट अपनी मनमानी अपनी जैसी उसको इच्छा होगी उसी रेट पर सामान बेचेगा, और ऐसा करेगा तो फिर उससे लाभ होगा, ठीक है। और उनको लेना भी पड़ेगा, क्यों भाई मजबूरी है, कहीं बाहर जाकर सामान लेने से अच्छा है कि सामान हमारे यहाँ आ गया तो यहीं से ले लो, है ना। तो ये सब प्रक्रियाएँ चलती होती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, जो महाजन दोस्तों कह रहे थे, महाजन दोस्तों क्या कौन होता है, तो ये एक जो उधार पैसा देता है उसको महाजन कहते हैं, ठीक है। और व्यापारी तो आप जानते ही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि भाई जो महाजन है यानी कि जो ब्याज वगैरह देता है और जो अमीर धनी लोग होते हैं तो उन्हें महाजन कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि भाई आदिवासियों को कर्ज दे देते थे कि भाई पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है किसी सामान की को लेने के लिए, तो पैसा तो चाहिए ही, ठीक है। तो हमसे ले लो पैसा लेकिन उसका ब्याज अधिक लगेगा, ठीक है। अब जब आपके जंगलों में जो चीज़ें उपलब्ध होंगी तो आप वो चीज़ें मुझे दे देना, या उन्हें बेचकर जो पैसा आएगा तो वो पैसा मुझे दे देना, ठीक है। लेकिन ब्याज अधिक लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ, इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। जो वाणिज्य और बाजार और वाणिज्यवाद था दोस्तों, उसने आदिवासियों को कर्ज की ओर ढकेल दिया। यानी कि अब दोस्तों वो कर्ज से दबने लगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लिहाजा वे महाजन पर जहाँ महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और वो अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। तो दोस्तों वही आदिवासी जो लोग थे वो व्यापारी और महाजनों को क्या मानने लगे कि भाई ये लोग हमारे क्षेत्र में आकर हमारे साथ मतलब अत्याचार जैसा व्यवहार कर, अत्याचारी कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। अत्याचार जैसा व्यवहार क्या, अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों को, मतलब परेशान कर रहे हैं, हमारे लिए समस्याएं हैं ना, हम इनको अपने क्षेत्रों से भगा दें तो ही हमारे लिए ये उचित होगा, ठीक है। तो ये सब मानते थे वो, ठीक है। आगे देखिए कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, है ना। उनमें भी मतलब अलग अलग थोड़े मतलब बटे हुए थे, शिकारी, व्यापारी किस्म की थोड़े थोड़े, है ना, छोटे मोटा व्यापार करने वाले और कृषि करने वाले। अब ये जानवर पालने वालों पर बात हो रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियाँ भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। यानी कि वो मवेशी को लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते थे और अपना मतलब जहाँ उनको कोई खरीद रहा है उनके जानवरों को तो बेच देते होंगे, या उनके द्वारा जो जानवरों से जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनको बेच देते होंगे, ठीक। उनका मतलब व्यापार के रूप में वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। यानी कि वो वही है कि जब किसी क्षेत्र में घास वगैरह खत्म हो गई है या मौसम सूखा पड़ने लगा है, मौसम में मतलब परिवर्तन हो रहा है ना, सूखे का मौसम है, तो क्या करती होंगी वो कि भाई उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती होंगी, वहाँ फिर अपने पशुओं को चराती होंगी, है ना। वहाँ भी खत्म हो जाती होगी घास वगैरह, है ना, तो फिर दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर चले जाते होंगे, है ना। ऐसा उनका जीवन चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था उसका। आगे क्या कह रहे हैं कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि आदि समुदाय गाय भैंस की झुंड पालती थी। तो दोस्तों ये पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के क्षेत्र में कौन रहती थी तो बन गुज्जर, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन रहती थी तो लवाड़िया आदिवासी समुदाय, ठीक है। ये क्या करते थे तो दोस्तों ये गाय भैंस पालते थे, यानी कि इनको मतलब पशुपालक कहा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गलरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे दोस्तों। तो जो कुल्लू मनाली यानी कुल्लू जम कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और वहाँ की जो जनजाति थी जिसका नाम गद्दी है
वो क्या करती थी, तो वे गडरिया थी, है ना। और जो कश्मीर में जो बकरवाल जनजाति थी, वो क्या करती थी, तो बकरियां पालती थी, ठीक है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगले साल यानी कि कक्षा नौवीं में, ठीक है दोस्तों। ये चूँकि ये कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा आपको पता ही होगा, हमेशा एक क्रम से चलती है और क्रम से ही पढ़ने का एक इनका पैटर्न है। और दोस्तों ठीक बात तो यही है कि एनसीईआरटी हमेशा क्रम से ही पढ़नी चाहिए। यदि आपने पहला अध्याय पढ़ा है तो दूसरा पढ़ें, ऐसा नहीं कि सीधे दूसरा पढ़ने लगें, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे इस क्रम से पढ़ेंगे और 6वीं, 7वीं, 8वीं इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। और आप यकीन माने, आप एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट है, जितना भी मतलब अच्छा पढ़ाया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर कोई पुस्तक है नहीं, है ना। जितना भी अच्छा पढ़ाया जाता है वो सब आप पूरी तरह से ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। तो आप आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर, हाँ, शिकार का वक्त, बुराई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। देखिए दोस्तों क्या है, इसको देख ही लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार की समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है या होती, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरतों के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। यानी कि विभिन्न विभिन्न समुदाय थे दोस्तों, विभिन्न प्रकार की, और उन विभिन्न समुदायों में लोगों की काम भी विभिन्न थे दोस्तों, है ना। और वो औरत और पुरुषों के कामों के रूप में बटे भी थे दोस्तों, है ना, कि औरत का काम क्या है ना, और मर्दों का काम, पुरुषों का काम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये, और कुछ जातियाँ घुमंतू थीं, कुछ शिकारी थीं दोस्तों, कुछ खेती बाड़ी भी करती थीं, है ना, कुछ पशुपालन भी करती थीं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब था। आगे देखिए, ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेलियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। तो दोस्तों जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थी, यानी कि जो मानव की बारे में अध्ययन करने वाली एक शाखा होती है, उसकी विज्ञान थी दोस्तों, वैज्ञानिक थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया, 1930 1940 के बीच की लगभग 10 साल मान सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों की लोग जो बैगा और खोंड समुदाय थे दोस्तों, आदिवासी समुदाय, उनके बीच उन्होंने अपने मतलब कई साल बिताए। क्यों बिताए? उनको समझने के लिए, है ना। आगे देखिए, एल एल्विन द्वारा लिखित निम्न अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं क्या, चैत में औरतें इकट्ठा कर, चैत में यानी चैत क्या होता है दोस्तों, मार्च का महीना होता है, ठीक है। औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ढूंढों को काटने जाती हैं। यानी कि जैसे कि खेत में जो डंठल रह जाती हैं किसी भी फसल की, तो वो काटने जाती थी, ठीक है। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। चैत में जो गर्मियाँ पड़ने लगती हैं उस समय दोस्तों, फसल काट ली जाती है, कोई भी फसल हो, ठीक है। हालांकि फसलें 3-4 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, नगद की फसल, है ना, और एक व्यापारिक फसल होती है, ठीक है दोस्तों। नगदी की फसल को ये व्यापारिक फसल कहते हैं। और वैसे की तो काफ़ी किस्में हैं फसलों की, वो कहते हैं आप दोस्तों मान सकते हैं 3 प्रकार की फसल होती है, ठीक है। रबी, खरीफ और जो नगदी की फसल, ठीक है। आगे देखिए, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता ही है कि सब कुछ एक ही पुस्तक में एनसीईआरटी में नहीं दिया जाता, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या होता था, पुरुष क्या करते थे, तो पेड़ों को काटते थे और शिकार पर भी जाते थे, ठीक है। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि भी करते थे, ठीक है। तो शिकारी काफ़ी तरीके से, शिकारी जो थे लोग या शिकार पर जो जाते थे, काफ़ी तौर तरीके से जाते थे, सभी प्रकार की रीति रिवाजों का पालन करते हुए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, और औरतें सागों, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं या महुए के बीज इकट्ठा करती थीं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगा को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। तो दोस्तों बैगा जनजाति है दोस्तों मध्य भारत के क्षेत्र में,
तो उसको सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, क्योंकि वो शिकार के मतलब लिए ही बनी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा शिकारी माना जाने का अर्थ यही है। ठीक है वैसे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कहने के तात्पर्य वो एक कुशल शिकारी थे बस, और इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा मतलब लॉजिक नहीं लगाना इसमें लॉजिक लगाने की बात ही नहीं है। खैर आगे देखिए, काफ़ी अच्छे शिकारी थे भाई, भी आज भी हैं दोस्तों इन क्षेत्रों में शिकारी समुदाय, और करती भी सब कुछ शिकार वगैरह है, जो कुछ भी जंगलों से उत्पादन है वो आज भी उसका सब व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर है। ठीक है, कहाँ पर थी, हाँ, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। बैसाख कौन सा महीना होता है दोस्तों, तो ये आप बताएं, यानी कि अप्रैल का महीना। ठीक है, ठीक है, तो कुछ महीने कुछ दिन आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे मतलब महीना ये सही है। ठीक है, ऐसा ही है, चैत के बाद बैसाखी आता है। ठीक है, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। यानी कि आदमी जो शिकार पर जाते थे वो गांव से दूर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे दूर, भाई जैसे रात हो जाएगी तो वहाँ से आने जाने में भी दिक्कत होती होगी, या आते वक्त कोई जंगली जानवर हमला भी कर सकता था, है ना, या हो सकता है कि वो दूसरे समुदाय में जाकर वहाँ पर उनको थोड़ा गलत समझा जाए, या उनके नियम और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जेठ में बुवाई होती थी, यानी कि मई में, जो मई का महीना होता है दोस्तों, उसमें बुवाई होती थी, है ना। तो मई महीना यानी कि मई के अंतिम समय में बुवाई होनी शुरू हो जाती थी, जैसा कि आज भी यही पैटर्न चल रहा है दोस्तों। अब मई या जून में दोस्तों खेती बोई जाने लगती है। ठीक है, तो ये आगे देखिए, और शिकार चलता रहता था। शिकार तो दोस्तों उनका चलता ही रहता था, क्योंकि वो शिकारी ही जनजाति थी। ठीक है, आगे देखिए, आषाढ़ में यानी कि मई यानी कि जून के अंतिम दिनों में, ठीक है, वो क्या करती थी, आषाढ़ से जून से जुलाई तक मर्द खेतों में काम करती थी। यानी कि वही दोस्तों, जब जेठ में अगर बुवाई हो रही है तो क्या होगा कि भाई 1-2 महीने बाद फिर पानी देना है खेतों में खरपतवार है, खेतों में खाद बीज है, ये सब करना है। ठीक है, और खेतों की देखभाल करना है। ठीक है, तो ये सब करती थी, खेतों में काम करती थी। क्वार में फलियां आने लगती थी, यानी कि वही 3 से 4 महीने बाद फसल पक जाती है ना, आपको पता ही है हर बार। ठीक है, तो ये दोस्तों किस फसल के बारे में चर्चा हो रही है, आप कमेंट में बताएं। वैसे आपको पता ही चल गया होगा किस फसल के बारे में चर्चा हो रही है, रबी है, खरीफ है, या नगदी फसल है दोस्तों। ठीक है, और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी, कह रहे कार्तिक में फसल पक जाती थी। ठीक है, अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। अगहन महीना होता है उसमें तैयार हो जाती थी, और फूस में फटकन किया जाता था। फूस में फटकन दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों फूस के महीने में लगभग क्या होता था, नवंबर दिसंबर की बात की जा रही है, उसमें क्या होता था कि हाँ, कहाँ पर थी, फूस क्या किया जाता, फटकन किया जाता। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य अवधि गतिविधि होती थी। यानी कि दोस्तों फिर इस समय सर्दियाँ पड़ने लगती थी। ठीक है, हाँ, ये फूस का महीना बोल रहा है ना, तो फूस का महीना दोस्तों वो होता है, ये लगभग सर्दियाँ पड़ने लगती है। सॉरी, मैंने गलती से कौन सा महीना बोल दिया। ठीक है, फूस का महीना होता है दिसंबर का महीना। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर में दोस्तों क्या होता है, काफ़ी सर्दी पड़ने लगती है, और सर्दी में फिर क्या होता है कि जो वो चीज़ें इकट्ठी करके रख लेती है, तो उन्हीं पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि भाई सर्दियों में वो फिर शिकार वगैरह है, खेती-बाड़ी करना उनके लिए मुश्किल भरा हो जाता है। ठीक है, और फिर फूस में दोस्तों, फूस के महीने में क्या होता है, तो फूस दिसंबर से कहते हैं वैसे, आप दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूँ है, सरसों है, मुख्यतः इन्हीं फसलों को बोया जाता है। और भी हैं, आप कमेंट में बता भी सकती हैं, और आगे हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में। ठीक है, मुख्यतः मुझे यही फसलें लगती हैं, और यही अधिक क्षेत्रों में बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वैसे इसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं इसके बारे में आज यहाँ बताना नहीं चाहता था,
खैर आगे देखिए। और नाच गान और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। यानी कि देखिए दोस्तों, आदिवासी समुदाय में सर्दियों में ही शादियाँ होती थी। क्यों भाई? सर्दियों में शादियाँ होने का बहुत वजह होती है दोस्तों। आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं। और क्या क्या मतलब जब वो फसल वगैरह काटने से सब चीज़ों से फ्री हो जाती थी, ठीक है, फिर वो शादियों पर मतलब अपना शादियाँ हैं, त्यौहार वगैरह हैं उनकी, उनमें मगन हो जाते थे, ठीक है। और जैसे कि मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक तरह से पूरी तरह से फसलों को काट छाँट कर जो भी कुछ भी करना है उससे फ्री हो जाते थे। और फिर सर्दियों में वो आराम का मतलब मौसम मानते थे सर्दियों को, ठीक है। तो सर्दियों में फिर शादी वगैरह करते थे, त्यौहार मना देते थे, यानी कि फिर वो आराम का वक्त बिताते थे, ठीक है। आराम का मतलब आराम के समय अपना मतलब जीवन यापन करते थे, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, आप देख लें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि माह में पुरुष नए बीवड़ की तरफ चल देते थे। नए बीवड़ दोस्तों क्या होता है कि भाई कोई अन्य कार्यों की तरफ, ठीक है। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य। हाँ, ये वही की बात है। वो सर्दियों का ही मौसम के बारे में बात चल रही है। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलें ही बुवाई कटाई होती थी, कुछ फसलों की ही बुवाई कटाई होती थी, क्योंकि भोजन काफ़ी होता था। इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। यानी कि बेवड़ दोस्तों एक छोटे घर टाइप की होती होंगी उनकी, ठीक है। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादन की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि वही के उनका जो झूमर खेती टाइप का वो होता था, वो सब तीसरे साल लगभग उनके साथ वो अपना मनाते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि पेरियार एल्विन द्वारा लिखित बेगा यानी कि 1939 और एल्किन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खॉन्ट्स बेरियर एल्किन एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित हैं। आगे देखिए चित्र 4 ईंधन की लकड़ी ले जाती हैं। एक संथाल लकड़ी बिहार लकड़ी कह रहे हैं तो इसे लड़की को भी लकड़ी बोल दिया, सॉरी। लकड़ी बिहार सॉरी लड़की बिहार की है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक बार दोस्तों दोबारा देख लेते हैं, लड़की मिक्सचर हो गया, उसके लिए सॉरी। ईंधन के लिए लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की, ठीक है, बिहार की है ये, और 1946 में ये फोटो लिया गया है, ठीक है। दोस्तों ये मतलब आदिवासी हैं तो थोड़े इनका रंग काफ़ी काला सा है, बाकी सब ठीक ठाक है। काफ़ी मतलब खुश लग रही है बच्ची, है ना। आगे देखिए बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। वनों की उपज जो होती थी, जो भी कुछ वनों में से प्राप्त होता था, उसको इकट्ठा करने के लिए जंगल जाते थे माँओं के साथ, ठीक है। आगे देखिए कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। क्या 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारी जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करते थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे, यानी कि वे जगह नहीं बदलते थे। कौन? तो जो खेती हर आदिवासी थे, तो वो क्या करते थे कि जगह नहीं बदलते थे खेती के लिए, एक ही जगह खेती करते थे, क्योंकि उन्हें उनका निवास स्थल एक ही जगह हो जाता था, फिर वो वहीं रहकर खेती करते थे, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल चलता रहता था, ठीक है। जो कुछ भी उनकी और अन्य काम होंगे वो करते थे, ठीक है। आगे देखिए वे हलों का इस्तेमाल करने लगी, यानी कि उन्हें थोड़ा हल का ज्ञान हो गया, या ये कह सकते हैं कि वो हलों से परिचित हो गए, यानी कि ठीक है। अब वो हलों का उपयोग करके अपनी अधिक से अधिक खेती में उपज पैदा करने लगे, ठीक है। हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे, यानी कि जो ज़मीनें थी उनकी, उन पर उनको अधिकार मिल गया, यानी कि वो अब वो जितनी भी उनकी जगह है, जितनी भी ज़मीन है उस पर खेती कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, यानी कि जो ज़मीन कहीं कहीं जो और समुदाय थे दोस्तों, वहाँ पर क्या होता था कि कोई ज़मीन है, जैसे बड़ी ज़मीन है या कोई बड़ी ज़मीन का बड़ा भूभाग है, तो उस पर क्या होता था पूरे समुदाय का भाग वो रहता था, मतलब हिस्सा, ठीक है। पूरा समुदाय उसमें मतलब ज़मीन का बर्ताव करता था। सॉरी यार, क्या अजीब लड़खड़ा रही है आज। पूरा समुदाय ज़मीन का उपयोग करता था, पूरा समुदाय ज़मीन का मालिक था, ऐसे आप समझ गए होंगे, बस और कुछ नहीं है।
पूरी ज़मीन उनके बर्ताव में थी ना। ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोगों की ही ज़मीन है, नहीं, सभी की, सभी मालिक थे उस ज़मीन के, ठीक है। समझ गए ना भाई क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि बहुत सारी समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडा की ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। जो कुल की जो उनका कुल होता था, उनमें जो सदस्य होते थे वो क्या माने जाते थे कि उस समुदाय की मूल निवासी यानी कि वंशज माने जाते थे। कोई समुदाय है उसमें जितने भी सदस्य हैं, है ना, कोई कबीला है उसमें जितने भी सदस्य हैं तो वो उसी समूह के वंशज हैं या उसी समूह से मतलब निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप। आगे कह रहे हैं जिन्हें सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। यानी तो जो जब पूरा कबीला ही है तो कबीला को पूरा सब परिवार ही मान रहे हैं, यानी कि एक ही परिवार की वंशज मान रहे हैं, एक ही पूर्वज की वंशज मान रहे हैं। तो फिर क्या है, जो ज़मीन है तो उन सभी की ही होगी, है ना। वो ज़मीन के साथ सभी मतलब कुछ भी कर सकती है ना, उस ज़मीन के सभी मालिक होते हैं ना, ये सब। आगे कह रहे हैं कि हाँ, आगे कह रहे हैं अक्सर सॉरी वो क्या आ गया, कुछ नहीं। हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो ऐसा भी होता था कि यानी कि कुछ ज़्यादा मतलब समझदार हो जाती होंगी या ज़्यादा उनके पास ताकत आ जाती होगी। ताकत क्या था, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब उनके अंदर में ताकत आ गई और वो किसी को भी उठा पटक सकते हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं। उनका मतलब वो थोड़ी उच्च लेवल की हो जाती होंगी। उच्च लेवल का मतलब जैसे कि कोई परिवार में होता है ना, सीनियर हो जाता है। जैसे परिवार में उनको मुखिया माना जाता है। जैसे दादा है, दादा सीनियर हैं, उनके बाद दादा से कम सीनियर है हमारे पिताजी, ऐसे मतलब, ठीक है। तो ये तो उन्हीं के रूप में बात की जा रही है, ठीक है, इसी रूप में बात की जा रही है। आप ऐसे नहीं समझे कि ताकत का मतलब कुछ और है। ताकत का मतलब बॉडी बन गई उनकी, मोटे तगड़े हो गए, ऐसा नहीं। और बाकी उनके अनुयायी हो जाते थे, ठीक है। जो ताकतवर होते थे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। यानी कि मतलब धन संपत्ति की भी यहाँ पे ताकत की बात की जा रही है, ठीक है। उनके पास अधिक खेती हुई और फिर वो ऐसा ही धीरे धीरे कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे खेती का बंटवारा होने की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, जो ताकतवर होता था वो अपनी खेती को बटाई पर दे देता था, ठीक है। अब आप इसमें खेती करिए और उसमें कुछ हिस्सा मुझको देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि जो एक जगह पर खेती कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती थी किसको, तो ये ब्रिटिश अफसरों को, ठीक है। और जो इधर उधर घूमंतू खेती कर रहे हैं, इधर उधर शिकार कर रहे हैं, ये उनको थोड़ा कम पसंद थी, ठीक है। वजह क्या होगी, देखते जंगलों में रहने वाले जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। यानी कि उन्हें एक जगह पर स्थायी मतलब जगह पर रहकर उनको सभ्य बनाना जरूरी है। क्यों, तो ये मतलब आई थी दोस्तों ब्रिटिश लोग हमारे देश को सभ्य बनाने के लिए, जबकि हमारा देश तो हज़ारों सालों से सभ्य ही था दोस्तों। बस उसको हमारे देश में उन्होंने डिस्टर्बेंस मतलब पैदा कर दी थी। वैसे दोस्तों देखी जाए तो जाति और धर्म को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो हमारा देश वास्तव में बहुत ही सभ्य था, ठीक है। अगर जाति और धर्म को हमारे समाज मतलब भारत से थोड़ा अलग कर दिया जाए या इस फैक्टर को न देखा जाए, ठीक है, तो हमारे देश से जितना सभ्य शायद ही दुनिया में कोई सभ्य देश होगा, ठीक है। आगे देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं पहले ये बेवड़, ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, ठीक है। जो घुमंतू जनजाति होती है उसके लिए बेवड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेवड़ा बोलते हैं, बेवड़ा जैसे किसी को बोल देते हैं जल्दी में, मतलब अक्सर गांव में आपने शब्द सुने हुए कि अबे बेवड़े किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे जो दारू पी लेता है उसको बेवड़ा बोलते हैं। कोई अड़ियल लड़का होता है जैसे कि गमार कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसको भी बेवड़ बोल देते हैं, ठीक है। तो वो बेवड़ का अर्थ क्या होता है, तो जो घुमंतू होता है दोस्तों, इधर उधर घूमता है, ठीक है, उसको, ठीक है। तो देखिए कौन है, इसको देखते हैं। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर
जब भी घर बनाई जाती थी तो पूरा गांव मदद करता था दोस्तों। ये लट्ठों से बना घर है दोस्तों, ये छोटा दिख रहा है ना, ठीक है। ये घर बना रहे हैं, घर में मतलब घर के लिए ये लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, ये बांध रहे हैं किसी चीज़ से। तो ये कहाँ है, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ ये जो 7 सिस्टर्स स्ट्रीट है, उनके नाम बताने को नहीं मैंने कमेंट में बोला है दोस्तों, तो प्लीज़ बताएं। और उन्हीं का ये उन्हीं क्षेत्रों का कोई आदिवासी समूह है, ठीक है। आदिवासी व्यक्ति है, समूह नहीं है, समूह नहीं है। आगे देखिए, ब्रिटिश शासक के दौरान आदिवासी समूहों की जीवन बदल गया था। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो देखिए, आदिवासी मुखियाओं का जीवन बहुत आदिवासी मुखियाओं का जीवन क्या कह रहे हैं यार, सॉरी, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं, मैंने क्या पढ़ लिया, सॉरी, मुझे जीवन बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी। क्या है दोस्तों, मेरा थोड़ा दिमाग अभी थोड़ा हिला हुआ है। और हिला क्यों है कि भाई मैंने अभी मैं यहाँ वीडियो बनाने से पहले इंजेक्शन लगवा के आया हूँ। मेरा जो तबीयत, मैंने बताया मेरा तबीयत ख़राब है, तो मैंने अभी इंजेक्शन लगवाया, तो मेरा इंजेक्शन दर्द कर रहा है, क्या करें। और कम वक्त डॉक्टर ने यार कमर में लगा दिया, तो समझ सकते हैं बैठने में भी दिक्कत हो रही है। खैर छोड़िए, आगे देखिए। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों की मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। क्या कह रहे हैं, जो अंग्रेजों के आने से पहले क्या हुआ, तो जो आदिवासी जो मुखिया थी उनका महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों भाई, उनकी ही लोग बात मान रहे हैं, उनको अपनी हर काम में इज्जत दे रहे हैं, उनकी एक अलग ही पहचान थी दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत थी, औरों से अब भी अपने इलाके पर नियंत्रण रखती थी। हाँ, और भी अपने इलाकों पर नियंत्रण रखती थी, है ना। अगर कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, और भी जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाती थी। ब्रिटिश शासक के तहत आदिवासी मुखियाओं के काम काज और अधिकार काफ़ी बदल गए। यानी कि दोस्तों, जो ब्रिटिश के आने से जो आदिवासी समुदाय में जो मुखिया वर्ग था, मुखिया वर्ग नहीं कह सकते, मुखिया लोग थे दोस्तों, बड़ी बड़ी जो सीनियर, और लोग उनकी अच्छी मतलब इज्जत करती थी, अच्छी तरह से उनकी बातें मानती थी, है ना। और वो भी अपनी ईमानदारी से अपना जो पद था मुखिया गिरी का पद, वो अच्छे से निभाते थे, ठीक है। ठीक है, और वनों में जो भी नियम कायदा कानून बनाने हैं वो बनाते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोग जैसे ही आए तो उन्होंने उनके नियमों में कायदा कानूनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्यों भाई, अब ब्रिटिश लोग बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, और मैं सीनियर हूँ तुमसे थोड़ा, मैं तुमसे चतुर हूँ, चालाक हूँ, मैं ज्ञान हर चीज़ में तुमसे आगे हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उनको उनके जीवन में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों में हस्तक्षेप किया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्हें कई गाँव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी। यानी कि उन लोगों को, जो मुखिया थे, उनको उन ज़मीनों पर मालिकाना हक मतलब उन क्षेत्रों का मालिक के रूप में तो देखा जा रहा था। ब्रिटिश लोगों ने उन्हें नियुक्त तो कर दिया था, लेकिन उनकी वो शक्तियाँ छीन ली गई थी जिनके वो पहले हकदार थे, या जिनको वो पहले तौर तरीके से अपनी जो ताकत का इस्तेमाल करती थी, है ना। कि मुख्यतः से सर्वोच्च जो मुखिया है, यानी हर प्रकार की ताकत उनके पास थी, है ना। धीरे धीरे उनसे छीन ली गई थी ताकत, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। आगे देखिए, यानी कि जो नंबर ए की क्वालिटी थी, ठीक है, तो उन्हें मतलब नंबर बी या सी की क्वालिटी दे दी गई थी, ठीक है। आप ऐसे समझ गए होंगे। और नंबर ए की क्वालिटी किसने ले ली, तो ये ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए क्या करें कि उन्हें अंग्रेजों को हाँ हाँ, यहाँ पर थी, लेकिन उन्हें शासकीय शक्तियाँ छिन गईं, और उन्हें ब्रिटिश शक्ति अधिकारों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो जो ब्रिटिश जो अधिकारी वगैरह थे, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे, उनको मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। क्योंकि भाई देखिए, अब आप जंगल में यहाँ पर जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं, आप यहाँ के लोगों से कर वसूल करिए, जो कुछ भी करना है, अपना थोड़ा जो पद है उस पर बने रहिए, लेकिन मैं आपसे सीनियर रहूँगा, हमारी बातें आपको माननी पड़ेंगी, है ना। ये कहा किसने, ब्रिटिश लोग अधिकारियों ने। किससे, तो जो आदिवासी समुदाय की जो मुखिया हुआ करती थे उनसे कहा, ठीक है। समझ गए आप, पक्का समझ गए, मुझे पता है। आगे देखिए, ठीक है, कह रहे उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो जो परंपरागत नियम कायदा कानून थे, उन्हें करने से वो लाचार हो गए, यानी कि उन्हें करने के लिए उन्हें
मतलब पूछना होता था, या हो सकता है वो बिल्कुल कर ही ना पाएँ, ठीक है। और क्या होता था कि अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था उन्हें। वही नजराना क्या, कि भाई तोहफ़ा है, उपहार है, ये देना पड़ता था, है ना। जो भी जंगलों से पैदा हो रहा है, जड़ी-बूटियाँ हैं, फल-फ्रूट है, जो भी मतलब जंगलों से और प्रकार जो लकड़ियाँ हैं कीमती, वो देना पड़ता था। और जो जंगलों में से प्राप्त होते, जो कुछ भी पैदा पैदा होता हो वो, ठीक है, तो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था फ्री। उपहार दोस्तों फ्री दिया जाता है ना, नजराना फ्री देना पड़ता है, तो फिर फ्री देने पड़ती है ना। तो ये आगे देखिए पहले, हाँ, और आगे क्या करें, यहाँ तक तो हो गया। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतू काश्तकार थे दोस्तों, आ जाकर जो वो करते थे, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को बनाने में एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, या किसी चीज़ को बनाने में उन्हें कलाकारी थी उनकी, ठीक है। तो वो क्या होती थी, उन जो वो समुदाय था, या कह सकते वो लोग थे, उनका क्या हुआ, तो उनका ऐसे समूहों में अंग्रेज़ों को हाँ, ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानियाँ थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। दोस्तों जो इधर उधर घूमकर रहते थे जो आदिवासी लोग, तो उनसे अंग्रेज़ों को क्या परेशानी थी, वैसे होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन थी। क्या थी, वो चाहते थे कि आदिवासी लोग एक जगह रहकर खेती बाड़ी करें, ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ लोग उन लोगों से मतलब नजराने ले सकें, उन लोगों से टैक्स ले सकें, उन लोगों से जो उन लोगों के द्वारा जो चीज़ पैदा की जा रही बनाई जा रही है वो ले सकें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका लालच था अंग्रेज़ों का, ठीक है। थोड़ा ये देख लेते हैं ऊपर, इसके बाद हम नीचे आते हैं। ये तो हमने देख लिया था। ये देखिए अंग्रेज सॉरी आदिवासी समुदाय है, ये कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं, ठीक है। ये दोस्तों भील औरतें हैं, भील हैं। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। देखिए यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया है, ये देखिए दिख रहा है होगा, ठीक है। और ये खेती कर रहे हैं, खेती धान की खेती हो रही है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि धान ही है ऐसे जो हर जगह मतलब लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आज भी होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आती है, स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। क्या कह रहे हैं कि जो स्थायी जगह पर खेती वगैरह कर रहे हैं, उन किसानों को नियंत्रित करना आसान था। आसान क्यों था, तो भाई वही है कि भाई उनको नियंत्रित कर लेते थे, ताकि उनसे वो चीज़ें आसानी से हासिल की जा सके, है ना। अब घुमंतू है, इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको नियंत्रित करना मुश्किल था। क्यों, क्योंकि आज वो कहीं है कल कहीं है, तो ऐसे हर जगह अंग्रेज लोग थोड़ी ना आएंगे जाएंगे उनके आगे पीछे, ठीक है। तो ये वो सोचते होंगे, ठीक है, कहाँ इनके साथ हम भटकेंगे, इसलिए ये एक ही जगह रहकर खेती करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये सब ज़मीन है, उन पर टैक्स लगाना भी उनके लिए आसान हो जाता होगा अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। वही मैंने बोला ना, यही सब होता था। अपने शासन को चलाने के लिए नियमित रूप से कर है, टैक्स है, और जो खाद्यान्न है उनकी पूर्ति वो उन्हीं लोगों से करना चाहते थे, ठीक है। तो ये आगे कह रहे हैं कि फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने कहा भाई अब हमें अपना शासन चलाना है अंग्रेज़ों को, तो हमें इन आदिवासी समुदायों पर क्या करना होगा कि इन पर एक ज़मीन का जो नियम है, ज़मीन कैसे करना है, खेतीबाड़ी कैसे करनी है, ये एक नियम बना देते हैं ताकि ये खेती करें और हमारे ही अनुसार खेती करें, ठीक है। तो ये उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन नाप दी जा रही है मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, और आपका इतना है, आपका इतना, आपका इतना, ऐसे नाप दी, हर इंसान को एक एक हिस्सा दे दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ। आगे कह रहे हैं कि कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। यानी कि कुछ बड़ी बड़ी जो जो लोग थे उनके जो आदिवासी समुदाय में, उनको बड़े जमींदार घोषित कर दिया, और उनको मतलब भूस्वामी घोषित कर दिया, और पट्टे के रूप में उन्हें ज़मीन दे दी, यानी कि बड़ी ज़मीन दे दी, ताकि वो उन पर मज़दूरों को लगाए रखें, ठीक है, काम के लिए, ठीक है। ये हुआ। आगे देखिए, जैसे कि आप देख चुके हैं कि अध्याय 2 पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। दोस्तों अपने अध्याय 2 अगर नहीं देखा तो देखें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है।
तो पट्टेदार क्या करते थे, किस तरह से मतलब वो नियम कायदा कानून मानते थे, क्या कर जो कुछ भी है सब अच्छे से बताया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन्हें खेती अच्छी उपज नहीं दे पाती थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। देख रहे हैं दोस्तों, जो झूम खेती करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते थे, है ना, आपने देखा ही है कि उनकी झूम खेती क्या होता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप इन लोगों को कैसे एक जगह पर स्थित रखा जाए, है ना। तो ये उनके लिए मुश्किल हो गया, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि झूम खेती करने वालों के पास क्या होता था कि भाई वो जो खेती करते थे जिन इलाकों में, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, तो वहाँ खेती एक जगह पर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बरसात के मौसम में या जहाँ पानी की उपलब्धता है वहीं खेती कर सकती थी, या जहाँ पानी नहीं है वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें फिर वो क्षेत्र स्थान छोड़कर जाना पड़ता था, है ना। तो इस प्रकार हुआ। तो और कह रहे हैं कि जो भी मतलब खेती करने के तौर तरीके थे वो अपनी झूम खेती के ही रूप में करना चाहते थे, है ना। यानी कि झूम खेती ही वो करना चाहते थे और स्थायी रूप से वो खेती करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पूर्वोत्तर में यही होता है, वही मौसम के अनुसार ही खेती की जाती है। अगर और आज भी झूम खेती हो रही है दोस्तों, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो अंग्रेज़ों ने उनको नहीं रोक पाया, यानी कि तभी देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेज़ों ने काफ़ी अधिक समय तक शासन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ किस पर शासन करेंगे, झूम खेती करने वाली ना तो उन्हें पर्याप्त टैक्स दे सकती थी, ना ही उन्हें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा सकती थी कि भाई ये हमारी खेत आप हमारे यहाँ पर शासन करें और हम मतलब आपको बाकायदा टैक्स वगैरह देंगे। ऐसी मतलब उन्हें समस्या थी अंग्रेज़ों को नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी उन्होंने किया है, लेकिन जैसा वो करना चाहते थे वैसा शासन उन्होंने नहीं कर पाया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, यहाँ पर थी। और हाँ, ये पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़ी रही कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। उन्होंने कहा हम लोगों को हमारी नेचुरल वातावरण में हमारी प्राकृतिक तौर तरीके से ही जीने दिया जाए। ठीक है, व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। तो अंग्रेजों को भी लगा भाई इनसे हमें कुछ वसूल होगा नहीं, और ये जो खेती कर रहे हैं इनका यही तौर तरीका ठीक है, और अगर ये इन्हें हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये हो सकता है खेती करना बंद ही कर दें, हो सकता है कि विद्रोह कर दें, तो इनको मतलब इनकी नेचुरल वातावरण में जीने दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए, भाई कानून और उनके प्रभाव, सॉरी वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुए, जो वनों के कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा वो, और उनके क्या प्रभाव हुए वो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। देखिए, भारी असर पड़ा, एक ही बात है। ठीक है, ये कुछ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, आदिवासी लोग हैं, ये किस प्रकार खेती वो कर रहे हैं क्या। तो ये जो, हाँ, ये आंध्र प्रदेश में धान की खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान, हाँ, धान की खेती के बीच फर्क देखें। देखिए, ये मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती कर रहे हैं और ये पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती कर रहे हैं ना। तो इसमें फ़र्क आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ की मिट्टी देखिए, यहाँ की मिट्टी देखिए, यहाँ पानी की पर्याप्तता है, वहाँ पानी की पर्याप्तता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वही करेंगे ही, क्योंकि वो थोड़ा आधुनिक थे और उनके पास थोड़ा मतलब हथियार वगैरह थे, और उन्होंने ये आदिवासी समूह थे दोस्तों, ये थोड़े मतलब उनसे सीधे साधे होंगी या थोड़े डरे हुए होंगी, क्योंकि आधुनिक हथियार वगैरह के बल पर उन्होंने उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, देखिए, और अपने जंगलों पर उन्होंने क्या किया, अपने नियम बना दिए हैं कि भाई अब ये नियम लागू होंगे जंगलों पर आप लोगों पर। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने कहा जंगल है जो ये राज्य की संपत्ति है। राज्य यानी कि हम सरकार है, सरकार को ही राज्य कहा जाता है दोस्तों, आप आगे आगे पढ़ेंगी।
तो आगे फिलॉसफी में आपको मिलेगा, या समाजशास्त्र में, या कह सकते हैं कानून में, जो संविधान है आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि राज्य किसको कहते हैं। तो सरकार को राज्य कहती है, ठीक है। किसी बड़ी जो समूह होता है उसको राज्य कहती है, या कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी कंपनी होती है उसको भी राज्य कहती है। राज्य का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये राज्य नहीं होते। ये तो होते ही है राज्य, उसमें उसकी अलग डेफिनेशन है राज्य दोस्तों। सरकार को ही कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हाँ, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को उन्होंने क्या किया, ये अंग्रेजों ने क्या किया कि आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया उन्हें। क्या, तो देखिए ऐसे जंगल, ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने देखिए दोस्तों किस प्रकार उन्होंने चालाकी भरा खेल खेला। उन्होंने जो रिजर्व फॉरेस्ट थे यानी कि जो आरक्षित जंगल थी उनको अपने लिए रख लिया, यानी कि उनमें लोगों को क्या कह रहे हैं कि झूम खेती करना है, फल इकट्ठा करना है, स्वतंत्र घूमना है, ये सब बंद कर दिया। लोगों का उन क्षेत्रों में आना जाना बंद कर दिया। यानी कि उन जंगलों से क्या होता था कि अंग्रेज़ों के लिए पर्याप्त लकड़ी है, फल फलूट है, कीमती जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो उनके लिए उपलब्ध होती थी। जो आरक्षित वन थे दोस्तों, और आरक्षित वन भी दोस्तों उन्होंने अपने हिसाब से की होंगी, देखी होंगी भाई ये यहाँ पर अच्छी चीज़ों की उपलब्धता है, यहाँ इनको रिजर्व कर दिया जाए, है ना, आरक्षित कर दिया जाए, ठीक। तो काफ़ी लालची और अत्याचारी थी कह सकते हैं आप, है ना। क्या क्या कहना है आपको पता ही है सबको, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो जो काश्तकार थे दोस्तों, जो कलाकार कह सकते हैं आप जिनको, और जो मतलब किसी चीज़ को निर्माण में अपनी मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उनको उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ कि भाई अब जो जंगलों पर ही निर्भर थी, जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी उन चीज़ों का निर्माण करती थी, उन चीज़ों से किसी विशेष प्रकार की चीज़ें बनाती थी, है ना। जैसे कि महुआ ही ले लीजिए, महुए का व्यापार करती थी, महुए की शराब बनाती थी दोस्तों, तो वो अन्य क्षेत्रों में जाकर बेचती होंगी, ठीक है। तो ये अब वो भी तो काश्तकार हुए कि शराब बनाने का ही कला है दोस्तों, है ना, उनकी बात होगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया है महुए का, बाकी आप और भी जान सकते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो काश्तकार थे, कलाकार कह सकते हैं, मिस्त्री वर्ग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो अपने क्षेत्रों को पलायन किया दोस्तों, शहरों की ओर गए वो, ठीक है। अन्य जगहों पर शहरों या अन्य जगहों पर गए, दूसरे क्षेत्रों में गए, तो वहाँ पर फिर उन्होंने मजबूर होकर मजदूरी करना शुरू किया, ठीक है। या और कुछ भी मतलब जैसे उन्हें कि उनको पेट भरने के लिए कोई चीज़ें चाहिए ना, तो उसके लिए, ठीक है। तो रोज़गार तो चाहिए, फिर खाना पीना कहाँ से उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि उन्हें काफ़ी मजबूर कर दिया गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा कि अपना अब जैसे जी पाओ वैसे जियो, इन क्षेत्रों में हम अपना अधिकार रखेंगे, ठीक है। ये सोच लिया उन्होंने अंग्रेज़ों ने, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासी के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखिए उनकी लालच की हद कहाँ तक पहुँची। उन्होंने लोगों से, आदिवासी समुदायों से कहा, भाई आप ये जो जंगल हैं आप इनको खाली कीजिए और जंगलों में रहना बंद कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम जंगलों की कटाई करेंगे और जंगलों से ये रेलवे स्लीपर्स वगैरह हैं, क्योंकि उस समय आधुनिक युग ही शुरू ही हो गया था और रेलवे का निर्माण हो चुका था, रेलवे इंजन वगैरह का। तो रेलवे में जो स्लीपर्स वगैरह होती थी, अक्सर देखा है रेलवे में लकड़ी का ही यूज होता है। तो दोस्तों लकड़ी कहाँ से आती है, तो वनों से, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये सब शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जंगलों से लोगों को खाली कराया, मतलब लोगों को मतलब निकाला गया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जंगलों की कटाई शुरू कर दी, ठीक है। अब उनके सामने समस्या आ गई कि भाई लकड़ी को काटने के लिए मजदूर कहाँ से आए, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखिए कह रहे हैं कि स्लीपर क्या होता है। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज
तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं, ठीक है, तो स्लीपर ये होते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि जूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के टुकड़े दे दिए जाएं और वहां उन्हें खेती करने की भी छूट दे दी जाए, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग की लिए मजदूरी करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों ने ये जो समस्या थी जंगलों से लकड़ी काटने की, तो उन्होंने उसका हल निकाला। किस तरह से हल निकाला? उन्होंने कहा जो काश्तकार शहरों के अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे थे, जो मजदूरी रोजगार के लिए जा रहे थे, तो उनको जंगलों में ही ज़मीन दे दी जाए और उन पर खेती करने के लिए उन्हें बोल दिया जाए, ठीक है। और फिर वो ही जब जंगलों में ही रहेंगी तो फिर जंगलों से दूर तो होंगे नहीं, है ना, तो फिर उन्हें मजदूरी के रूप में एक समय खेती करेंगे, एक समय जंगलों से लकड़ी काटेंगे, ठीक। देखिए कितना दिमाग यूज़ किया उन्होंने, है ना। उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो प्लान कर रहे हैं इनको वहीं रखने के लिए रहने के लिए बोल दिया जाए। अब वो वहाँ रहेंगी तो खेती करेंगी, 24 घंटा तो खेती करती नहीं है, तो कुछ समय खेती करेंगी, कुछ समय जंगलों से लकड़ियाँ काटेंगी, और लकड़ियाँ काटेंगी तो हमारी सरकार के लिए, हमारे लिए मजदूरी करेंगे, ठीक, उससे उनको पैसा भी मिलेगा, ठीक। तो ये सब उन्होंने किया। आगे कह रहे हैं कि हाँ, विभाग के लिए मजदूरी भी करनी होगी, ठीक है, और जंगलों की देखभाल करनी होगी, यानी कि जंगलों की देखभाल भी करनी के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए चालाक तो बहुत थे दोस्तों वो, यानी कि जब किसी के अंदर लालच पैदा होता है तो इंसान ऑटोमेटिक चालाक हो जाता है दोस्तों। चालाकी दोस्तों इंसान को कहाँ पैदा होती है, कहाँ से आती है? जब इंसान के अंदर लालच है और जो भी मतलब लालच, अभिमान, ये भाव पैदा होती है इंसान की। आप मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिक चालाकियाँ आ जाती हैं और ऑटोमेटिक इंसान चतुर होने लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करके लिए वन गांव बसा दिए। सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए ना, कि उन्हें लगा कि भाई अब सस्ते मजदूर भी मिल रहे हैं और वनों से जो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं वो भी हमें उपलब्ध हो रही हैं, और अब ये मतलब जो वनों में जो लोग रह रहे हैं उनको एक गांव का रूप दे दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे समूह नहीं, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, वनों में ही बड़ी बड़ी क्षेत्र करके उन्हें बसा दिया गया, ठीक है। तो ये वन गांव बन गए, ठीक। आगे देखिए कह रहे हैं कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन था, सॉरी अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन था, या यूँ कह सकते हैं अंग्रेजों के लिए इस देश में रहना कितना कठिन था, ठीक है, एक ही बात है। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाली बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों की जीवन रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहता था, एक ही बात है, ठीक है। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितनी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, है ना। कि उसने ये जो कौन था, बैरियर एल्विन, तो उसने ये अंग्रेज आदिवासी समुदाय की संस्कृति और रीति रिवाज है, लोग है ना, उसको जानने के लिए उनकी गीतों को इकट्ठा किया। गीत यानी कि उनकी जो गीत गाती थी उनको फिर उनको समझा होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से भाषा में ट्रांसफ़र वगैरह करके, ठीक है। तो उसमें उसने पाया कि आदिवासी लोग अपने मतलब दुख जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में वो बड़ी दुख में रह रहे हैं ना, उन बड़ी मुसीबत में रह रहे हैं ना, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या है, ये गीत तो बड़ा लग रहा है, इसको हम छोड़ ही देते। खैर आप चाहें तो देख लें इसको दोस्तों, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, ये इतना है, ठीक है, आप पढ़ लें इसको, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा, भाई आदिवासी लोगों ने कहा कि हम ये आपकी जो औपनिवेशिक कानून है, ये जो नियम बना रहे हैं आप, हमें नहीं इसको पालन नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी खेती करके जंगलों में रह रहे हैं, आपने बसाया हमें, अच्छी बात है, लेकिन हम खेती करेंगे तो हम आपके लिए लकड़ी क्यों काटेंगे? लकड़ी काटेंगे तो हमारी वन उजड़ जाएगी, वन उजड़ेंगी तो हमें समस्या पैदा होंगी, हम कहाँ से अपनी घर बनाने के लिए लकड़ी लेंगे, कहाँ से हम मतलब अपनी खेती में पूरी तरह से मतलब वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और भी समस्याएं होंगी, तो उन्होंने इसलिए विरोध किया हुआ, ठीक है। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें उन्हीं तौर तरीक़ों से चलने
चलते रहे जिसे सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें उसी तौर तरीके से रहने के लिए मतलब छोड़ दो जिस तरह से हम रह रहे थे। ठीक है, और उसका विरोध किसने किया? तो वही अंग्रेजों लोगों ने। ठीक है, यानी कि उस समय की सरकार कह सकते हैं आप। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। तो जो जनजाति समुदाय थे उन्होंने बगावत की। भाई हम मतलब बगावत तो करेंगे ही। वो बोल रहे हैं खेती भी करो और हमारे लिए वन भी काटो, बनों को लकड़ी भी काटो बनों से। ठीक है, तो वो बोलेंगे हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे लिए वन कैसे काटें, है ना, लकड़ी कैसे काटें, है ना, तुम्हारे लिए काम कैसे करें जब हम अपने लिए काम मतलब करने में भी थोड़े मतलब वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 1906 से सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन्य सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे दोस्तों। जो विद्रोह था दोस्तों, तो ये सोंग्रम संगमा ये 1906 में हुआ था असम में। ठीक है, 1930 के दशक में हुआ था मध्य प्रांत यानी कि जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड है, इन क्षेत्रों में हुआ होगा। ठीक है, सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखिए ये देख लेते हैं चित्र। बच्ची कुछ काम कर रही हैं ये। ठीक है, ये इसको देखते हैं। गोंदारा औरतें बुनाई करती हुई, ये गोंदारा औरतें हैं, ये बुनाई कर रही हैं, है ना, ये बुनाई कर रही हैं कि अपने लिए कपड़े बना रही हैं शायद ये। ठीक है, देखिए व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। यानी कि जो आदिवासी थे, आदिवासी समूह, उन्होंने पाया कि भाई उन्हीं कब तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो जनजाति समूह थे उन्होंने पाया, दोबारा पढ़ देते हैं, उन्होंने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं? कि भाई अब वो भी चाहते कि हम आदिवासी समूह पर नियंत्रण कर लें और यहाँ से उनको मतलब अपनी अधीन रख के उन पर शासन करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लालच की नज़र से वो भी आए। ठीक है, आगे कह रहे हैं वे वन उपज खरीदे, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे, है ना। तो ये सब आने लगी। क्यों? कि वनों की जो उपज हो रही, वनों में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको खरीदने के लिए और आदिवासियों को कर्जा देने के लिए, आदिवासियों को मजदूरी के लिए लगाने के लिए, यानी कि उन्हीं क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लेंगे, फिर उन क्षेत्रों में आदिवासियों को लगाएंगे काम पर। ठीक है, तो उनसे भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। यानी कि हाँ, ये तो पढ़ लिया था। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। तो जो आदिवासी थी उन्हें समझने में कम समय लगा कि भाई ये जो कर रहे हैं जो कौन, तो महाजन है, व्यापारी हैं, ये जो कर रहे हैं इसमें इसका मतलब इनमें इनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे इनको क्या मतलब लाभ है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। ये जो समस्याएं उनके सामने आदिवासी समुदायों के सामने समस्याएं पैदा हो रही थी, उनको समझने के लिए देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। यानी कि वो यूरोपीय बाज़ारों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। किसकी? तो भारतीय रेशम की। ठीक है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। देखिए जो भारतीय निर्यात था दोस्तों, तो यूरोप में मतलब सॉरी क्या कह रहे हैं, और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे हाँ निर्यात बढ़ रहा था, जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। यानी कि देखिए दोस्तों, जब ब्रिटेन में रेशम की मांग बढ़ी तो फिर यूरोपीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, भाई अब यहाँ के आदिवासी समुदायों पर दबाव डालेगी, या हो सकता है कि जो जमींदार होते थे, है ना, उन पर दबाव डालेंगे, भाई अब हमें रेशम चाहिए, किसी भी प्रकार से आप उसको पैदा क्या करें। ठीक है, तो ठीक है, ये सब होगा। आगे देखिए कि हाँ जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादनों पर जोर देने लगी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। तो जो वर्तमान में जो झारखंड है, वर्तमान झारखंड, वहाँ का एक स्थान है, वहाँ पर हजारीबाग काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए
रेशम वहाँ के लोग क्या करते थे, तो रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे। जो रेशम की जो रेशम व्यापारी थे वो अपने एजेंटों को भेजकर क्या करते थे, तो आदिवासी समूहों को कर्जा देते थे, भाई ये कर्जा ले जाओ, उनको दो, और वो ताकि हमें वो इन चीज़ों की मतलब पैसे के बदले ये रेशम दें, ठीक है, और हम अपना रेशम अंग्रेज़ों को बेचेंगे, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार क्यों अंग्रेज़ों को क्यों बेचेंगे कि भाई हमें फ़ायदा होगा और अंग्रेज़ उसका व्यापार करेंगे यूरोप में जाकर, ठीक है, कपड़े वगैरह बनाना बुनना जो कुछ भी करना है उनको वो करेंगे, ठीक है। तो ये और उनकी कृत्रिम कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे ना, आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनकी कृत्रिम कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, यानी कि रेशम के कीड़ों को और रेशम को इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है, एक ही बात है। करने के लिए 3-4 रुपये ही मिलते थे, खैर हाँ, 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये ही मिलते थे, यानी कि कितना सस्ते दामों पर खरीदते थे वो जो रेशम व्यापारी थे, आदिवासियों से रेशम कितनी कम पैसों पर खरीदते थे और अंग्रेज़ों को फिर वो अधिक दामों पर देते थे, ठीक है, और अंग्रेज फिर उसको और अधिक दामों पर बेचते होंगे, ठीक है, ऐसा चलता रहा। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया गया, यानी कि वर्धमान दोस्तों आज का कहाँ है, तो ये गया यानी कि बिहार का ही है, और वर्धमान दोस्तों कहाँ, मतलब वर्धमान कोई इलाका हुआ, ठीक है, गया तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था, देखिए दोस्तों, यानी कि 3-4 रुपये में खरीद रहे हैं तो 4-5-20 यानी कि 20 रुपये में बेचते थे, ठीक है, गया यानी कि आधुनिक बिहार का जो इलाका है ना, वहाँ पर। आगे देखिए, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा हो रहा था। देखिए दोस्तों, मुनाफा तो होगा ही, मुनाफा तो होगा ही, क्यों मुनाफा क्यों होगा, अब देखिए 3-4 रुपये में आदिवासी मछली खरीद रहे हैं और उसको 5 गुना अधिक बेच रहे हैं, तो सीधा दिख रहा है आपको मुनाफा, और अंग्रेज फिर उनसे खरीदेंगे तो वो उनको कम से कम 50 गुना में या हो सकता है 20 गुने में बेचे, तो उनको और अधिक फ़ायदा होगा। तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ दिखाया जा रहा है, ये देखिए आदिवासी महिला है, ये क्या कर रही है, तो देखिए चटाई बुनती एक हाजांग औरत के घरेलू काम सिर्फ घर पर ही सीमित नहीं थे, वे खेतों और कारखानों में भी बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी, ठीक है, कारखानों में भी अपने बच्चे को साथ लेकर जाती थी। देखिए दोस्तों, ले ही जा रही हैं, किस प्रकार उन्होंने पीठ पर बांध रखा है अपने बच्चों को, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, है ना, और ये कुछ चटाई बना रही हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था, यानी कि जो रेशम का उत्पादन कर रहा है, यानी कि जो हमें आदिवासी वर्ग, उन्हें बहुत ही कम फ़ायदा होता था, यानी कि ना के बराबर कह सकते हैं ना। हाँ, स्वाभाविक है कि बहुत सारी आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, यानी कि जो आदिवासी समूह थे वो बाजारों और व्यापारियों को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उनकी प्राकृतिक वातावरण में मतलब जो हस्तक्षेप किया था, उससे उन्हें बहुत समस्याएं मतलब देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये हुआ, आगे देखिए, ये है, देखिए दोस्तों कौन है, तो बिहार में कोयला खनिज 1948, देखिए बिहार का चित्र है दोस्तों, या ये जो कोयला की खदानों में ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो देखिए किस तरह से लगे हुए हैं, है ना। आगे इसको देख लेते हैं। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे, प्रतिशत खनिक आदिवासी थे, ठीक है। अंधेरी और दम घोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि खतरनाक भी था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। क्या कह रहे हैं, ये जो खदानों में काम कर रहे हैं दोस्तों हम, तो काफ़ी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्यों कि जो ये तो एक तो खदानों में अंधेरा होता था, और दूसरा खदानों से जो गैसें होती हैं वो काफ़ी हानिकारक होती थी, ठीक है। तो इस वजह से ये दम घोंटू मतलब मानी जाती थी, ठीक है, दम घोंटू यानी कि दम घुटता था उनका इन खदानों में, ठीक है। फिर भी मजबूरी में काम करना पड़ता था, क्यों भाई पेट भरना है अपना, है ना। और दूसरी वजह
कि अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती करवाते थे काम। तीसरी वजह हो सकती है कि भाई साहूकार जो है उनको पैसे दे देती थी कर्ज पे, उनको उनका पैसा भी चुकाना है। और भी वजह हो सकती है, आप भी सोच सकते हैं दोस्तों कुछ भी। हाँ, आगे कह रहे हैं वह अक्सर सचमुच जानलेवा लेवा था। आगे कह रहे हैं कि हाँ जानलेवा ले लेता था, ठीक है। कौन? तो खदान है, ठीक है। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। यानी देखिए दोस्तों, 1920 के दशक में हर साल लगभग 2000 से अधिक मजदूर मारे जाते थे। क्यों क्यों आप बता ही सकते हैं दोस्तों, ये मतलब वहाँ पर समस्याएं थी, है ना। आगे देखिए, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगी थी। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी कि ठेकेदारों के द्वारा भर्ती किया जाता था, ठीक है। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे, है ना। तो क्या होता था कि वही काम की तलाशी, यानी कि जब इस समय आदिवासी लोगों को काम की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, है ना। किस तरह पड़ी थी आप सोच सकते हैं, है ना। भाई मतलब बेरोजगारी बढ़ी हुई थी दोस्तों उस समय, है ना। क्योंकि उनको जंगलों से मतलब निकाल दिया गया था, आप शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बताया आपने को कि जंगलों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो और कुछ जो काश्तकार वगैरह होते थे उनको ही वहाँ पर नियुक्त किया गया था जंगलों को काटने के, खेती करने के लिए, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, उन्हें भी तो पेट भरना है अपना। तो ये फिर जाएंगी मजदूरी करने के लिए, तो देखिए 19वीं शताब्दी में चाय की बागान फैलने लगी थी और खनन उद्योगों में मतलब उनको मतलब लगाया जाने लगा, ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है। और ये किसके द्वारा होता था? तो ठेकेदारों के द्वारा। भाई ठेकेदार क्या कहते थे कि मजदूरों से संपर्क करते थे और उधर जो खदानों के मालिक हैं, बागानों के मालिक हैं, उनसे संपर्क करते थे। मजदूरों से कहते थे कि हम तुम्हें मतलब काम दिलवाएंगे, और जो बागान मालिक हैं, खदानों के मालिक हैं, ठीक है, उनसे बोलते थे हम आपको मजदूर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने ये सब मतलब एक चेन बना ली, ठीक है। अब मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। और कह रहे हैं कि मजदूरों को घर भी वापस नहीं जाने दिया जाता था। क्यों नहीं जाने दिया जाता होगा भाई? अब घर जाएंगे मजदूर, मतलब त्योहार वगैरह मनाने हैं और घर को की याद भी आती होगी, और भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो घर जाते होंगे तो वो लोग जाने नहीं देते थे ठेकेदार। क्यों? अगर घर घर जाएंगे मजदूर तो भाई काम यहाँ पर कौन करेगा, ठीक है। और उन्होंने हो सकता है पेमेंट उनको ले लिया हो, मतलब अधिक पेमेंट ले रखा हो, ठीक है। तो उन्हें जाने नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो ये वजह हो सकती थी। हाँ, ठीक है। और भी आप कुछ सोच सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों, है ना, सोचने के लिए। तो कितनी मासूमियत दिख रही है दोस्तों इन मजदूरों के चेहरे पर, ठीक है। ये फोटो खिंचा रहे हैं अपना बेचारा मासूम सा चेहरा बनाकर। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजीवन समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। बगावत क्या की दोस्तों? भाई उन्हें लगने लगा कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सब गलत है, ये सब मतलब हमारे साथ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब उन्होंने सोचा, ठीक है। आगे कह रहे हैं 1900 सॉरी हाँ, 1831-32 में कुल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी, ठीक है। तो कब की? 1831-32 में कुल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने, ठीक है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बरली यानी कि बरली आदिवासी होंगे उधर, ठीक है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी वह भी इसी तरह का आंदोलन था, ठीक है। जो बिरसा मुंडा के बारे में शुरू में ही आपने पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल शुरू में पढ़ा था इसी चैप्टर में। तो उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी इसी प्रकार का मतलब आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। बिरसा मुंडा भी पढ़ेंगे, अभी ये देख लेते हैं ये क्या है।
ये लहू लुहान मेरी कंदी, ये देखिए बिरसा मुंडा की कोई मुंडा आदिवासियों के गीत में उनकी कष्टें झलकती हैं देखिए। तो इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैं क्या पढ़ूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लें, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं इसको मतलब मेन चीज़ें पढ़ रहा हूँ, बाकी अब मैं छोड़ ही देता हूँ, क्यों लंबी हो जाती है वीडियो, ठीक है। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता, ठीक है। तो आप समझ देख लें बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, क्योंकि वो एक जो होते हैं ना काश्तकार होंगे शायद, ठीक है, तो काम करते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुई मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। जो उसने भी जो बिरसा मुंडा ने क्या हुआ कि भाई बचपन में उनमें उन्होंने सुना होगा कि जो आदिवासी विद्रोह हुए थे उनके बारे में उन्हें पता होगा, ठीक है, या सुन लिया होगा कहानी वगैरह कुछ भी। आप देखें आगे क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते दिखा था। उन्होंने देखा भी था, वही ये देख मतलब विद्रोह भी कर देते है ना, तो ये उन्होंने देखा था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आ जाते। तो बिरसा मुंडा बचपन में क्या सुनता था कि भाई देखिए एक ऐसा भी युग था जब हम इन अंग्रेजों की बिल्कुल गुलाम नहीं थे, अंग्रेज हमारे देश में थे नहीं, ऐसी मतलब ऐसी स्वर्णिम युग की बात करते होंगे, ठीक है। तो वही मतलब उन्हें वो कल्पना करता होगा कि उस काश वो ही समय आ जाए जब हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें अपने जंगलों में, बिल्कुल अपनी जंगलों से प्रेम करें, है ना, और हमारे जंगलों पर किसी का नियंत्रण ना हो, हम अपने जंगलों के खुद मालिक हो, ऐसी बातें वो सोचता होगा। बचपन की बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, ठीक है। आगे देखिए, बिरसा के समुदाय, हाँ यहाँ तक पढ़िए। जब यहाँ तक थी, सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उसके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगी, यानी कि उसकी जो जब छोटा था बिरसा मुंडा या छोटे थे एक ही बात है, हमें इज्जत भी देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे बिरसा मुंडा, ठीक है, क्रांतिकारी थे, ठीक है, इसलिए। तो वे खुद कह रहे हैं कि सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय की परंपरागत गतिविधियां बहाल हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उनके जो बुजुर्ग थे या उनसे सीनियर लोग होंगे वो कहते थे एक बार फिर ऐसा वक्त आएगा जब हम अपने जंगलों में स्वतंत्र रहेंगे, है ना। तो वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, है ना। कौन, तो वो बिरसा मुंडा और उनकी जो पूर्वज या उनकी जो सीनियर होते होंगे वो, ठीक है। उस समय जब वो छोटी थी तब की बात चल रही है ये, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि और भी अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे दोस्तों, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। वे लोगों को याद दिलाती थी कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा मुंडा जब छोटे थे तो उनके जो चाचा दाऊ या उनकी जो पड़ोसी होंगी तो वो ऐसी बातें करते थे कि हमें अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब हम अपने क्षेत्र पर पूरी तरह से अधिकार जमाए हुए थे, यहाँ पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं था। तो ऐसी बातें सुनकर बिरसा मुंडा को लगता होगा भाई ये बात सही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम भी लोगों को याद दिलाते थे कि अपने साम्राज्य की हमें अंग्रेजों से हमें अपना साम्राज्य वापस लेना है, ठीक है। ये हो गया, आप समझ गए किस प्रकार की कहानी सुनाई जाती होगी बिरसा मुंडा को बचपन में, ठीक है। तो ये बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगी जहाँ उन्हें मिशनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला, ठीक है। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अब देखिए मिशनरी कौन चलाता होगा दोस्तों, तो हो सकता है कि मुंडा ही समुदाय के लोग चलाते हों या मिशनरी। दोस्तों वैसे ही तो छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं उनकी उनमें थोड़े शिक्षित वर्ग या जो विद्वान वर्ग होते होंगे वो चलाते होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि पुर्तगाली चलाते हों, फ्रांसीसी चलाते हों ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, है ना। तो ये भी हो सकता है। अंग्रेज़ तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ चलाएंगी ब्रिटिश लोग चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चलाएंगे, तो वो उन्हीं का विरोध करेंगे ना। वो समझदार है कि हम अपने खिलाफ इनको भड़काएं, ठीक है। आगे देखिए, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए मिशनरी दोस्तों अंग्रेज़ों ने चलाया होगा, वैसे अंग्रेज़ों ने नहीं चलाया होगा, मुझे लगता नहीं है कि अगर वो चलाएंगे तो
फिर वो विद्रोह किसका करेंगे, ठीक है। वो तो उनका ही विद्रोह कर रहे हैं, अगर बीच में नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, पुर्तगालियों ने चलाया होगा किसी और ने, अन्य देखते हैं आगे क्या है बाद में। हाँ, लेकिन उन्हें क्या सिखाया जाता था मिशनरियों में सिखाया जाता जाता था कि वो अपनी खराब आदतें छोड़ दें आदिवासी लोग और ईसाई बन जाएं, है ना। ईसाई बनाने का जो चलन था मतलब मिशनरियों ने ही शुरू किया है, तो आप समझ सकते हैं इस तरह से। आगे कह रहे हैं बाद में बिरसा ने एक जानी मानी वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। तो बिरसा मुंडा ने एक वैष्णव धर्म की जो होंगी कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आए बिरसा मुंडा, और फिर उन्होंने जनेऊ धारण किया। जनेऊ दोस्तों आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने किस चीज़ पर बल दिया, तो शुद्धता और दया पर, ठीक है। शुद्धता यानी कि पवित्रता और दया, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि अपनी किशोरावस्था में जिन विचारों के संपर्क में आए थे जो बिरसा मुंडा थे, अपनी जिन दोबारा देखते हैं या थोड़ा मिस हो गया। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आई और उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित तो होंगी ही, क्योंकि जो युवावस्था में जो विचार पैदा हो जाते हैं किसी भी इंसान के, वो काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करता है उस इंसान को, ठीक है। आगे देखिए, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। तो दोस्तों बिरसा थोड़ी मतलब कह सकते हैं कि एक बुद्धिजीवी मतलब बन गए थे, है ना, या पढ़े लिख गए थे, या कुछ बुद्धिजीवी लोगों के संपर्क में आकर उन्होंने अपने विचारों को बदला, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो समुदाय था आदिवासी समुदाय, उनको मतलब बताया कि शराब पीना बंद करें। ताड़ी की शराब पीती है या खजूर की नहीं, वो क्या कहते हैं जो जंगल में पैदा होता है ना, अभी मैंने ऊपर देखा था यार, क्या होता है उसे, तो उसकी मतलब शराब पीना बंद कर दें, है ना। तो ये शराब पीना बंद कर दें और जंगलों में मतलब जंगलों को साफ़ करें और मतलब अच्छी से रहना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, महुआ की शराब होती है दोस्तों, सॉरी मैं भूल रहा था। महुआ होता है, महुआ जंगलों में पैदा होता है, ठीक है। उसकी शराब बनती है और वो मतलब शराब पीते थे वो लोग, क्या। तो उन्होंने कहा था कि शराब पीना बंद कर दें और जंगलों को साफ करें और स्वच्छता अच्छी से रहें, ठीक है। और जादू टोना पर विश्वास न करें, डायन वगैरह इस प्रकार की कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे उन्होंने समझाया, ठीक है। आप समझ सकते हो और कुछ समझाया होगा, अच्छी अच्छी बातें समझाई होंगी, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ भी मतलब किसी न किसी प्रकार से अपने हित की बात कर रही थी, ठीक है। और जो हिंदू जमींदार थे दोस्तों, क्योंकि वो भी एक तरह से उनका विरोध मतलब दमन ही कर रहे थे, उनका मतलब उनको भी उनका उपयोग कर रहे थे, उनका मिसयूज कर रहे थे आदिवासियों का, ठीक है। तो उनका विरोध किया, ठीक है। वह उन्हें बाहर का मानते थे, किनको, तो मिशनरियों को और हिंदू जमींदारों को। जो बिरसा मुंडा थे, हिंदू जमींदार और जो मिशनरियाँ थीं उन्हें बाहर का मानते थे, क्योंकि वो उनके क्षेत्र से नहीं थी ना। उनका क्षेत्र तो एक जंगल था और जंगल में ये लोग कहाँ से रहते थे ना, ये बाहर से ही आए थे, है ना। इसलिए वो बाहर का ही मानते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मिशनरियाँ थीं, अंग्रेज थे और जो हिंदू जमींदार थे दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं कि जो मुंडा जीवन शैली है, यानी कि जो वन का जीवन है, वनों में रहने वाले लोगों का जीवन है ना, उसको नष्ट कर रहे हैं। कौन? तो ये मिशनरियाँ हैं, अंग्रेज हैं और ये हिंदू जमींदार, ठीक है। अगदी 1895 में मुंडा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपनी गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालते थे, पालने के लिए खेती करते थे, हाँ, पालने के लिए खेती करते थे, ठीक है। सॉरी। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें लोगों को बताई, ठीक है, अपने समुदायों के लोगों को। और वो काफ़ी मतलब समझदार थे, इसलिए वो लोग उनकी बातें मानते थे, ठीक है।
जो बिरसा मुंडा जो समुदाय था, सॉरी मुंडा समुदाय था वो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपनी खेतों में काम करें, ठीक है। ये बिरसा मुंडा का सपना था, ये बहुत चाहते थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन की राजनीति के उद्देश्यों से ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। जो अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि बिरसा मुंडा की जो नियम है और जो क्रांतिकारी विचार हैं इनसे दिक्कत होने लगी अंग्रेज़ों को, है ना। होगी ही क्यों नहीं, बिल्कुल मतलब उनके खिलाफ ही ये सब, उनकी बिरसा मुंडा की सोच अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, इसलिए उनको लगने लगा, ठीक है, अंग्रेज़ों को, कि भाई ये बिरसा मुंडा जो कुछ भी कर रहा है, ये सब गलत है, ये इसको दबाना चाहिए, ऐसा सोचा होगा उन्होंने, ठीक है। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा की नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। कौन? तो बिरसा मुंडा, ये अंग्रेज़ों को लग रहा था, ठीक है। अंग्रेज सोच रहे थे ये अब अपना राज्य स्थापित करने की सोच रहे हैं, यानी कि मुंडा राज्य स्थापित करने की सोच रहे हैं, हमें यहाँ से खदेड़ कर, ठीक है। देखिए यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्ट का स्रोत मानता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्या एवं कष्टों का स्रोत मानते थे। जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया था वो क्या मानते थे कि भाई ये जो आंदोलन है ये मुंडाओं की सारी समस्या और कष्टों की जड़ है, ठीक है। और अगर ये जो सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, क्या कह रहे हैं, दोबारा देख देता हूँ, आप परेशान हो, एक मजाक के रूप में आप इसको देख लें बस। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं का कष्ट मानते थे। ये जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया था, ये आंदोलन क्या था कि जो मुंडाओं की जितनी भी समस्या हैं तो उनको मुंडाओं के लिए समस्या मानते थे। जो अंग्रेजी हुकूमत है और जो बाहरी शक्तियाँ हैं, ये मुंडाओं के लिए समस्या है, कष्ट है मुंडाओं के लिए, मुंडा समुदाय के लिए, ठीक है। ये जो मुंडा आंदोलन था ये मानता था, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे, बाकी मैं कुछ ज़्यादा गलत नहीं मतलब मेरे जीभ ज़्यादा नहीं लड़खड़ाई, आप समझ रहे थे। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है ना। बिरसा मुंडा को लगा, ठीक है, उन्होंने ये सब लोगों को बताया, ठीक है। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे हैं। जो हिंदू भूस्वामी थे और महाजन थे, ये उनकी ज़मीन छीनते जा रहे हैं, है ना। और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे हैं ना। जो मिशनरियाँ थी, अब भाई अपनी पर संस्कृति कौन छोड़ेगा। तो मिशनरियाँ कह रहे हैं कि आप ये संस्कृति छोड़ दें, ये ईसाई बन जाएं, ये वो फलाना ठिकाना, तो ये भी उन्हें मतलब बुरा लगा। किसको? तो बिरसा मुंडा को, ठीक है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। तो बिरसा मुंडा को क्या गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया गया कि इसलिए गिरफ्तार किया गया कि अंग्रेज़ों को लगा कि ये मतलब आंदोलन और दंगे फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तो अपनी संस्कृति की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई ये गलत कहाँ है। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ था, इसलिए उन्हें बुरा लगा। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाए हुए गांव घूमने लगे। कह रहे हैं कि 2 साल बाद जब वो बिरसा मुंडा लौटे, फिर उन्होंने अपने समर्थकों को जुटाना शुरू किया और गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, आदिवासी समुदायों को इकट्ठा किया और प्रतीकों का भी उपयोग किया, है ना। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण, दिकुन और यूरोपियों को तबाह कर दें। उन्होंने कहा ये रावण है, रावण रूपी जो यूरोपीय लोग हैं, दिकुन बोलते थे, है ना, इनको तबाह कर दें, ठीक है, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। आगे कह रहे हैं कि बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, यानी कि वो मतलब उनको अंग्रेज़ों को अपना निशाना बनाने लगे। कौन? तो बिरसा समुदाय, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और जो महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जो बिरसा राज था दोस्तों, तो उसका जो झंडा था तो सफ़ेद झंडा था, ठीक है दोस्तों, प्रतीक के रूप में। आज जैसे तिरंगा है हमारे भारत का प्रतीक है ना, उसी प्रकार बिरसा समुदाय का प्रतीक कौन सा था? तो सफ़ेद झंडा, ठीक है, समझ गए ना। आगे देखिए, सन 1990 क्या, सन 1900 में
बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया, है ना। तो दोस्तों बिरसा की मृत्यु हो गई किस वजह से? हैजा की वजह से। हैजा एक बड़ी बीमारी होती है दोस्तों, आप जानते ही सब, ठीक है। कब हुई? तो 1900 में। आगे कह रहे हैं यह आंदोलन तो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं, ठीक है। तो उन्हें ये भी लगा कि भाई हम अपने अधिकारों के लिए विद्रोह और आंदोलन कर सकते हैं, हम इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं, हमारे पास ये ताकत है, इतनी ताकत है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इन काम को अंजाम दिया था। यानी कि उन्होंने अपनी ये खास रस्में थी, खास प्रतीक थे दोस्तों, खास नियम थे, उनके हिसाब से उन्होंने ये इन सब कामों को अंजाम दिया था, ठीक है। इस सब क्रांतिकारी विचार को अंजाम दिया था, ठीक है, क्रांति को अंजाम दिया था, ठीक है। ये दोस्तों आगे इसमें क्या है, अन्यत्र में देखें दोस्तों, ये अन्यत्र पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी समय इन्हीं वर्षों में और अन्य देश में क्या हो रहा था उसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। हमें नकदी की क्या ज़रूरत है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और उन अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदा नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजाति गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह से देखते थे। कहते हैं नगदी है बेकार का कूड़ा करकट बारी ये रुक नहीं सकती और देती है तकलीफें। दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं लगा, ठीक है, आप बात पढ़ लें। आगे दोस्तों यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो पूरी हुई दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों, और हमारी वीडियोस को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।